Rahim. Let's start off our discussion with the next subsection, which is about thermoregulation. Let's have a look at the big picture of this subsection. इस subsection में सबसे पहले हम discuss करेंगे thermoregulation in plants at high temperature. Then we will discuss thermoregulation in plants at low temperature. Then we will discuss thermoregulation in mammals at high temperature. And then we will discuss thermoregulation in animals at low temperature. And afterwards, we'll talk about the thermostat function and the feedback control of temperature in the human beings. And then we'll talk about the temperature classification of the animals. And then we'll discuss the regulation of heat exchange between animals and their environment. And इस सबसेक्शन के लास्ट पे हम शिवरिंग और नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस को डिफरेंशिएट करना भी सीखेंगे इन द मैमल्स। आप भी पाकिस्तान भर से हजारों तलबा की तरह घर बैठे एफएससी एंड आईसीएस और एंट्री टेस्ट की कंबाइन तैयारी करके अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं। टॉप ग्रेड पाकिस्तान की वाहिद ऑनलाइन एकेडमी है जो लास्ट 7 ईयर्स से कंसिस्टेंट रिजल्ट्स डिलीवर कर रही है with highest success ratio. And not only this, we publish our scorecards officially every year. और हमारे हजारों स्टूडेंट्स के रिव्यूज, जेन्युइन रिव्यूज डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाके आप देख सकते हैं। टॉप ग्रेड पाकिस्तान की वाहिद एकेडमी है जो आपको एक्सक्लूसिव 100% मनी बैक गारंटी भी देती है। इसके अलावा टॉप ग्रेड वाहिद एकेडमी है जो आपको बेतहाशा मैचलेस फीचर्स ऑफर कर रही है जो आपको कोई दूसरी ऑनलाइन एकेडमी तो क्या फिजिकल एकेडमी भी ऑफर नहीं करती। ना सिर्फ इतना बल्कि टॉप ग्रेड ऐप को पाकिस्तान भर से हजारों स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स का एतमाद हासिल है। अगर आप भी अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज या टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला यकीनी बनाना चाहते हैं तो अभी टॉप ग्रेड ऐप डाउनलोड करें या हमारी वेबसाइट विजिट। So let's start off our discussion with the thermoregulation in plants at high temperature. So we have got the thermoregulation in plants at high temperature. So ये जितने भी overall कह लें कि जो thermoregulation है plants और animals में at high and low temperature, इसको मैं problem और solution की sense में discuss करने लगा हूँ. I think that's how you will better be able to organize information in your brain. So इसको problem solution की sense में देखेंगे. So in the left column we have got the problem and in the right column we have got the solution. So high temperature से अब जो problems को जो plants को problems faced हैं वो क्या है? टॉप ऑफ द लाइन रिस्क है एंजाइम डीनेचरेशन का। हमें पता है कि हाई टेम्परेचर ये एंजाइम्स को डीनेचर कर सकता है और अगर एंजाइम्स डीनेचर होंगे अल्टीमेटली दे वुड बी अफेक्टेड मेटाबॉलिज्म जिसकी वजह से इवन प्लांट सेल्स की डेथ भी हो सकती है। सो इस प्रॉब्लम्स को प्लांट्स ने सॉल्व कैसे किया है? थ्रू द हीट शॉक प्रोटीन्स, राइट। सो ऐसे प्लांट्स जो कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ज्यादा टेम्परेचर वाले रीजन में होते हैं उनके अंदर हीट शॉक प्रोटीन्स नेचर ने दे दी हैं और इन हीट शॉक प्रोटीन्स की वजह से उनके जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं इवन एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। और उसके बाद सेकेंडली इवेपोरेटिव कूलिंग की सलाहियत होती है बहुत सारे प्लांट्स के पास। लाइक जब टेम्परेचर राइज होता है तो उससे क्या होता है कि स्टोमेटा को ओपन किया जाता है, ज्यादा ट्रांसपिरेशन होती है, ज्यादा इवेपोरेशन होती है और प्लांट्स की बॉडी जो है वो कूल डाउन हो जाती है। लाइक जनरली हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करने से ट्रांसपिरेशन का जो रेट है वो डबल हो रहा होता है और उसकी रीजन क्या है कि इवेपोरेटिव कूलिंग के जरिए बेसिकली उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है प्लांट के ताकि एंजाइम डीनेचुरेशन ना हो। हाँ, ये अलग बात है कि ट्रेमेंडसली हाई टेम्परेचर्स जब डिहाइड्रेशन के चांसेस इवन प्रोड्यूस हो जाएं फिर बजाय के स्टोमेटा को ओपन करने के उल्टा क्लोज कर दिया जाता है तब मे बी ट्रांसपिरेशन का रेट डिक्रीज भी हो। लेकिन जनरली इवेपोरेटिव कूलिंग या ट्रांसपिरेशन के नतीजे में जो प्लांट्स का टेम्परेचर है उन प्लांट्स का जो कि हाई टेम्परेचर रीजन में रहते हैं वो रेगुलेट किया जाता है। And then second जो problem faced है to the plants in the living in the high temperature environment, that is water deficiency. So hot और dry weather में plants को risk होता है वाटर डेफिशिएंसी का, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि इस स्टेट में ये अपने स्टोमेटा को क्लोज करके ये ट्रांसपिरेशन को बिल्कुल मिनिमल लेवल पे ले जा सकते हैं और अपने वाटर को प्रिवेंट कर सकते हैं।
एंड यहाँ से एग्जाम आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, लाइक एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि द प्लांट्स लिविंग एट हाई टेम्परेचर्स एक्चुअली रेगुलेट देयर टेम्परेचर बाय, ए ऑप्शन इज हीट शॉक प्रोटीन्स, बी ऑप्शन इज इवेपोरेटिव कूलिंग, सी ऑप्शन इज क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, डी ऑप्शन इज थ्रू हीट शॉक प्रोटीन्स एंड इवेपोरेटिव कूलिंग. सो बेस्ट रिस्पॉन्स इसका क्या होगा, हीट शॉक प्रोटीन्स एंड द इवेपोरेटिव कूलिंग एंड सो ऑन. And now let's talk about thermoregulation in plants at a low temperature. So you've seen here we have got the problem and the solution again. So low temperature पे मसला क्या है, actually decreased fluidity of cell membrane, right? इसके नतीजे में क्या होगा, क्रिस्टल फॉर्मेशन होगी और ट्रांसपोर्ट सॉल्यूट्स की नहीं हो पाएगी, राइट? और इसका सोल्यूशन क्या डिवाइस किया है प्लांट्स ने, राइट? दे इंक्रीज द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स इन द सेल मेम्ब्रेन. हमें पता है कि सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में लिपिड्स होते हैं और लिपिड बाइलेयर होती है और लिपिड बाइलेयर के अंदर ऑफ कोर्स फैटी एसिड्स भी होते हैं उसके स्ट्रक्चर के तौर पे. सो अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का जो चंक है उसको अगर इंक्रीज कर दिया जाएगा तो जो लिपिड्स हैं उनसे क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं होगी और इस तरह से जो सेल मेम्ब्रेन्स हैं प्लांट्स की सेल्स की वो अफेक्ट नहीं होंगी. इस तरह से एक और प्रॉब्लम है जो कि प्लांट्स फेस कर सकते हैं एट वेरी लो टेम्परेचर, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल्स इन द प्रोटोप्लाज्म, जिसके नतीजे में क्या होगा, परफोरेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन हो सकती है और सेल डेथ भी हो सकती है. सो ये क्या करते हैं प्लांट्स फिर अपनी सॉल्यूट कंपोजिशन को चेंज करते हैं, यानी कि अगर ओवरऑल ये अपने अंदर सॉल्ट्स की जो कंसंट्रेशन है उसको इंक्रीज कर लेते हैं और जो सॉल्टी वाटर होता है उसके फ्रीज होने के चांसेस कम होते हैं. जैसे कि जो आइस फैक्ट्रीज होती हैं, आइस फैक्ट्रीज में बेसिकली बर्फ बनाने के लिए फ्रेश वाटर की हम सॉल्टी वाटर यूज करते हैं क्योंकि वो बहुत ठंडा पानी सर्कुलेट कर रहा होता है, लेकिन उसमें सॉल्ट की प्रेजेंस की वजह से वो फ्रीज तो नहीं हो रहा होता, लेकिन अल्टीमेटली जो फ्रेश वाटर है जो कि नॉन सॉल्टी वाटर है उसको वो फ्रीज जरूर कर रहा होता है. सो प्लांट्स भी सेम आइडिया यूज करते हैं, लाइक ये आइस क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन को कैसे प्रिवेंट करते हैं, ये अपनी जो सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन है या सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन है अपने प्रोटोप्लाज्म में या साइटोप्लाज्म में उसको इंक्रीज कर लेते हैं. एंड देन वी हैव गॉट थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स एट द हाई टेम्परेचर. अब हाई टेम्परेचर पे मैमल्स में प्रॉब्लम क्या है, अगेन द मेजर प्रॉब्लम इज एंजाइम डीनेचुरेशन. एंड इफ वी विल डीनेचर एंजाइम्स ऑफ कोर्स मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा तो ऑर्गेनिज्म बुरी तरह से डिस्टर्ब होगा. सो मेरीन एनिमल्स में क्या होता है, मेरीन एनिमल्स में हाई टेम्परेचर पे वेजोडिलेशन की जाती है इन द आउटर लेयर ऑफ स्किन. सो जब बाहर स्किन की जो बाहर वाली लेयर है जब वहां पे वेजोडिलेशन होगी तो एक्सेसिव ब्लड फ्लो वहां पे होगा तो हीट रेडिएट कर पाएगी बॉडी की सरफेस से एंड बॉडी टेम्परेचर वुड टेंड टू कम बैक टू नॉर्मल. दैट वुड बी आवर सॉल्यूशन. और टेरेस्ट्रियल मैमल्स में क्या होता है, एक्चुअली टेरेस्ट्रियल मैमल्स में डिफरेंट वेज है. फॉर एग्जांपल इसमें लाइक इवेपोरेटिव कूलिंग के जरिए से बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट किया जा रहा है. अब इवेपोरेटिव कूलिंग टेरेस्ट्रियल मैमल्स में ये डिफरेंट तरीकों से हो सकती है. फॉर एग्जांपल इट कैन हैपन थ्रू द स्किन इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स, जैसे कि बहुत सारे मैमल्स हैं जिनमें जब टेम्परेचर बढ़ता है तो समहाउ उनके स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट होते हैं जिसकी वजह से उनकी स्किन की सरफेस पे स्वेट प्रोड्यूस होता है. जैसे कि इवन ह्यूमन बीइंग्स को भी जब गर्मी लगती है, जब उनका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जब वो हॉट टेम्परेचर वाले एनवायरनमेंट में अगर मौजूद हो तो उनके स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट होते हैं, स्वेटिंग होती है. सो स्किन की सरफेस पे जब स्वेट आता है और वहां से वो इवेपोरेट होता है तो इवेपोरेटिव इज द कूलिंग प्रोसेस, तो अल्टीमेटली बॉडी टेम्परेचर इट टेंड्स टू लोअर डाउन. इसी तरह से कुछ एनिमल्स में इवन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जरिए से भी इवेपोरेटिव कूलिंग होती है. जैसे कि डॉग्स में पेंटिंग का फिनोमेना होता है. आपने कई दफा ऑब्जर्व किया होगा मे बी कि डॉग जो है वो कई दफा लाइक दौड़ने के बाद वो बुरी तरह से हाँप रहा होता है. बेसिकली अगर उसका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज कर गया हो तो वो पेंटिंग के जरिए से वो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा होता है. और ऑफ कोर्स उसके भागने के बाद एक उसकी रीजन बहुत तेज सांस लेने की, वो ऑक्सीजन डेप्थ को पे करना भी है, लेकिन वो एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है. बहरहाल शदीद गर्मी में भी आपने ऑब्जर्व किया होगा इवन इफ द डॉग इज नॉट रनिंग, लेकिन अगर वो हॉट एनवायरनमेंट के अंदर है तो डॉग पेंटिंग के जरिए बहुत तेजी से ब्रीथ करते हुए रेस्पिरेशन के जरिए वो कह लें कि इवेपोरेटिव कूलिंग प्रोड्यूस कर रहे होते हैं. इसी तरह से इवन स्लाइवा और यूरिन के जरिए से भी बैट्स में इवेपोरेटिव कूलिंग होती है और इसके जरिए भी उनका टेम्परेचर इट टेंड्स टू कम बैक टू नॉर्मल. सो ये हमने हाई टेम्परेचर पे देखा कि मैमल्स में प्रॉब्लम आ रहा था एंजाइम डीनेचुरेशन का और किस तरह से इन्होंने उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया.
एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट थर्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स एट लो टेम्परेचर। अब लो टेम्परेचर में जो मसला है वो क्या है कि एंजाइम्स की क्रिस्टलाइजेशन हो सकती है। जैसे कि हमने एंजाइम्स के सबसेक्शन में स्टडी किया था कि बहुत लो टेम्परेचर पे एंजाइम्स क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर पे डीनेचर हो सकते हैं। तो अब एंजाइम्स क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, तो अब अगर एंजाइम्स क्रिस्टलाइज होंगे ऑफ कोर्स दे वुड नॉट बी एबल टू सस्टेन आवर मेटाबॉलिज्म, या मेटाबॉलिज्म की जो स्पीड हमें चाहिए, जो पेस हमें चाहिए, वो मेंटेन नहीं रह पाएगी, अल्टीमेटली इंडिविजुअल में डाई। सो इसको सॉल्व कैसे करते हैं प्लांट्स? लाइक थ्रू द सिलेक्टिव वेजोडिलेशन एंड वेजोकंस्ट्रिक्शन। लाइक अब लो टेम्परेचर एनवायरनमेंट में है, से अगर आप एक बहुत ठंडे एनवायरनमेंट में चले गए हैं, इससे क्या होगा, वो ब्लड वेसल्स जो कि पेरिफेरी की तरफ जा रही हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, और जबकि वो वेसल्स जो कि हमारे बॉडी के इनर कोर की तरफ हैं उनको डायलेट कर दिया जाएगा, ताकि जो सर्फेसिस की तरफ ब्लड को कम से कम भेजा जाए और मैक्सिमम हीट को प्रिजर्व किया जा सके। इसी तरह से रेजिंग ऑफ फर इन लैंड मैमल्स, इसके जरिए से भी एक कुशन कह लें कि एयर का बनाया जाता है, जिसके जरिए से जो हीट लॉस को प्रिवेंट किया जाता है। इसी तरह से सबक्यूटेनियस फैट जो ह्यूमन बीइंग्स में प्रेजेंट होती है, वो भी अल्टीमेटली कह लें कि ठंडे एनवायरनमेंट के अंदर हमारे टेम्परेचर को ड्रॉप होने से रोकती है, और फीमेल्स को सर्दी कम लगती है। आपने मैरिज पार्टीज में भी ऑब्जर्व किया होगा, उन्होंने इवन शदीद सर्दी में हाफ स्लीव्स पहनी हुई होती हैं। बेसिकली फीमेल्स में सर्दी उनको कम इसलिए लगती है क्योंकि उनकी सबक्यूटेनियस फैट मेल्स की निस्बत ज्यादा होती है। माय नेम इज डॉक्टर मुअज्जम मंजूर। मेडिसिन इज माय प्रोफेशन एंड टीचिंग इज माय पैशन। टीचिंग का काम मैं शौक से करता हूँ। आज से 7 साल पहले मैंने ये रियलाइज किया कि जो बच्चे FSC, ICS और डिफरेंट एंट्री टेस्टों की तैयारी करते हैं उन्हें बहुत सारे मसाइल का सामना है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एकेडमी जा ही नहीं सकते अपने एग्जाम्स की तैयारी के लिए, और जो एकेडमी में जाते भी हैं उन्हें फिर बहुत सारे मसाइल को फेस करना पड़ता है, जैसे कि एकेडमी की भारी फीसें, जाने आने का एक्सपेंस, इसके अलावा बेतहाशा टाइम का वेस्टेज, एक्स्ट्रा बहुत सारी कॉस्ट, बुक्स एंड नोट्स वगैरह की। सो इन सारे मसाइल को मद्देनजर रखते हुए मैंने एक सोल्यूशन डिवाइस किया बैक इन 2017, और उसको मैंने नाम दिया टॉप ग्रेड ऑनलाइन एकेडमी का। तो टॉप ग्रेड ऑनलाइन एकेडमी से लास्ट 7 इयर्स में मैंने हजारों स्टूडेंट्स को FSC, ICS और डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स जैसे कि MD कैट, कैट, प्यास, फास्ट, नर्स, जीकी या पाकिस्तान की तमाम टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करवाई, और अल्हम्दुलिल्लाह हजारों स्टूडेंट्स डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में या पाकिस्तान की टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज में आज बैठे हैं। शायद पाकिस्तान में कोई भी ऐसा मेजर या टॉप नॉच इंस्टीट्यूशन नहीं है जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट्स ना बैठे हों। सो टॉप ग्रेड इट रियली वर्क। टॉप ग्रेड ने वाकई ये 7 साल काम करके मुझे रियलाइजेशन हुई कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स जो कि अनसॉल्व थे टॉप ग्रेड से पहले, उन्हें जेन्युइनली सॉल्व किया है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकें और आप भी हमारे हजारों स्टूडेंट्स की कम्युनिटी के अंदर शामिल हो सकें, तो अभी टॉप ग्रेड ऐप डाउनलोड करें या हमारी वेबसाइट विजिट करें। एंड देन वी हैव गॉट द इंसुलेटिंग फैट, जिसको हम ब्लबर भी कहते हैं, अंडरनीथ द स्किन इन वेल्स एंड सील्स। सो वेल्स एंड सील्स जो कि बहुत यख ठंडे पानी में रहती हैं, उनकी एक्चुअली स्किन के नीचे ब्लबर होती है या इंसुलेटिंग फैट होती है, जिसकी वजह से बाहर वाले जो ठंडे पानी का असर उनकी बॉडी पे बहुत ज्यादा नहीं हो रहा होता। सो ये डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं जो कि एनिमल्स ने डिवाइस किए हैं, उन एनिमल्स ने जो कि लो टेम्परेचर जो स्टेट्स हैं उनको फेस करते हैं, लो टेम्परेचर एनवायरमेंट्स में रहते हैं। And then we have got the thermostat function and feedback control in the humans. So you seen here कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है बेसिकली इसको रेगुलेट कर रहा होता है हमारा हाइपोथैलेमस। सो हाइपोथैलेमस पे आप कह लें कि हाइपोथैलेमस हमारे लिए थर्मोस्टेट का काम करता है। सो वहां पे जो टेम्परेचर है उसका सेट पॉइंट 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। सो जब भी टेम्परेचर 37 से अबव होगा या बिलो होगा, अल्टीमेटली वहां से रिस्पॉन्सेज जनरेट होंगे एंड टेम्परेचर वुड टेंड टू कम बैक टू नॉर्मल, कम बैक टू 37। यू सीन हियर। अब हम देखते हैं कि से अगर बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, राइट, और अगर किसी भी वजह से ब्लड टेम्परेचर राइज करे, किसी भी वजह से अगर ब्लड टेम्परेचर राइज करेगा, मे बी अगर अब बहुत ही हॉट एनवायरनमेंट में है, गर्मियों में आप काफी देर तक आपको धूप में काम करना पड़ा है, राइट, सो
अगर किसी भी वजह से ब्लड का टेम्परेचर राइज होगा, उससे क्या होगा, हाइपोथैलेमस वो कूलिंग मैकेनिज्म्स को स्टार्ट करेगा, राइट। कूलिंग मैकेनिज्म्स को स्टार्ट करने से क्या मुराद है कि हाइपोथैलेमस बेसिकली पेरिफेरल वेजोडाइलेशन भी करेगा और इसके अलावा स्वेट ग्लैंड्स को भी एक्टिवेट करेगा ताकि स्वेटिंग हो और इवेपोरेटिव कूलिंग हो, एंड अल्टीमेटली टेम्परेचर वुड टेंड टू कम बैक टू नॉर्मल, राइट। सो हमने देखा कि इंक्रीज टेम्परेचर हमारे पास प्रॉब्लम था एंड अल्टीमेटली डिक्रीज टेम्परेचर हमारे पास क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया। एंड सिमिलरली अगर बॉडी टेम्परेचर कभी कम हो जाए, अगर बॉडी टेम्परेचर कम हो जाए तो इससे फिर क्या होगा, अब हाइपोथैलेमस जो कि हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा है, ये वार्मिंग मैकेनिज्म को एक्टिवेट करेगा। फॉर एग्जांपल ये जो पेरिफेरी पे जो ब्लड वेसल्स हैं उनको अल्टीमेटली उनकी वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करेगा हाइपोथैलेमस, ताकि मैक्सिमम हीट को प्रिजर्व किया जा सके। और इसके अलावा जो हाइपोथैलेमस है ये मसल्स की शिवरिंग कॉज करेगा, मसल्स को एक्टिवेट करेगा ताकि शिवरिंग के जरिए से हीट प्रोड्यूस होगी, एंड अल्टीमेटली सो ये हीटिंग मैकेनिज्म्स को या वार्मिंग मैकेनिज्म्स को ऑन करके इट टेंड्स टू ब्रिंग आवर टेम्परेचर बैक टू नॉर्मल, दैट इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। सो डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर हमारे पास प्रॉब्लम था और इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया हमने बाय इंक्रीजिंग आवर बॉडी टेम्परेचर। अब यहां पे एक सवाल ये राइज होता है कि अगर हमारा थर्मोस्टेट इतना अच्छा काम कर रहा है तो फिर हमें फीवर क्यों होता है, फिर हमारे अंदर हाई टेम्परेचर डेवलप क्यों होता है। एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज व्हेन यू गेट इन्फेक्शन। बेसिकली जो इन्फेक्टिव एजेंट्स होते हैं लाइक बेबी वायरसेस और बैक्टीरिया, वो करते क्या है, दे एक्चुअली चेंज द सेट पॉइंट ऑफ द हाइपोथैलेमस। वो हाइपोथैलेमस ही का सेट पॉइंट चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर फर्ज करें खुदा ना खास्ता आपका गला खराब हुआ, मे बी because of a viral infection or bacterial infection, what those viruses or bacteria they are going to do, they are going to change the set point और वो सेट पॉइंट 37 डिग्री सेंटीग्रेड की बजाय ले जाते हैं 39 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जब 39 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेट पॉइंट है लेकिन एक्चुअली बॉडी का टेम्परेचर 37 है, तो बॉडी ये अज्यूम करेगी कि जैसे टेम्परेचर बहुत कम है। सो बॉडी क्या करेगी, बॉडी लो टेम्परेचर परसीव करेगी, तो उसके नतीजे में बॉडी जो है वो अल्टीमेटली वो शिवरिंग कॉज करेगी एंड इससे हीट जनरेट होगी, जिससे टेम्परेचर जो है वो चला जाएगा 39 डिग्री सेंटीग्रेड पे। सो इसीलिए जब हमें फीवर डेवलप होता है वी फील शिवरिंग। ओके, अब फर्ज करें कि अब बुखार की स्टेट है, आपको खुदा ना खासा इन्फेक्शन हुआ है, आप फीवर की स्टेट के अंदर हैं, और अब आप क्या करते हैं, यू टेक पैनाडोल, जो कि क्या है, फीवर ब्रेकिंग ड्रग। अब फीवर ब्रेकिंग ड्रग क्या करेगी, फीवर ब्रेकिंग ड्रग जो ड्रग है ये 39 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि सेट पॉइंट था, रॉन्ग सेट पॉइंट था हाइपोथैलेमस पे, इसको वापस ले जाएगी एट द 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जब ये सेट पॉइंट वापस आ गया 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे, अब जो बॉडी है वो परसीव करेगी, सो सीन है 39 से ये वापस आ गया टू द 37। अब बॉडी इस स्टेट में क्या परसीव करेगी कि जैसे ओवरऑल जो बॉडी का टेम्परेचर है वो जरूरत से ज्यादा है, सो अब ब्लड टेम्परेचर हाई वाली स्टेट प्रोड्यूस होगी। सो इससे क्या होगा, हाइपोथैलेमस ये कूलिंग मैकेनिज्म्स प्रोड्यूस करेगा, लाइक ये स्वेटिंग वगैरह के जरिए टेम्परेचर को कम करने की कोशिश करेगा। और यही वजह है कि जब हमारा फीवर ब्रेक होता है एक्चुअली वी डेवलप स्वेटिंग। सो जब हमें बुखार चढ़ता है उस वक्त हमें शिवरिंग हो रही होती है, क्योंकि हीट जनरेट करके जो न्यू सेट पॉइंट है उस पे बॉडी टेम्परेचर को ले जाया जा रहा है। अगर फीवर ब्रेकिंग ड्रग दे दें, सेट पॉइंट को ठीक कर दें, तो अल्टीमेटली क्या होता है, फिर स्वेटिंग के जरिए वापस बॉडी टेम्परेचर को लो किया जाता है या लोअर किया जाता है। और इस तरह से एक्चुअली जब हमारा फीवर ब्रेक होता है तो उस वक्त हमें स्वेटिंग होती है। सो इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू गिव द फीवर ब्रेकिंग ड्रग व्हेन वी आर अंडर इन्फेक्शन, क्योंकि ठीक है फीवर के लिए हम फीवर ब्रेकिंग ड्रग दे सकते हैं जस्ट टू मेक द पेशेंट कंफर्टेबल, लेकिन उसके साथ वी शुड गिव द एंटीबायोटिक्स, क्योंकि अगर हम सिर्फ और सिर्फ फीवर को ब्रेक करेंगे, बेसिकली फीवर हमारी बॉडी का प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है। जब हम अंडर स्ट्रेस हैं, जब हम अंडर अटैक हैं ऑफ सम सॉर्ट ऑफ इन्फेक्टिव एजेंट, तो फीवर अल्टीमेटली हमारे लिए उस टाइम पे प्रोटेक्टिव होता है, राइट। सो डिफरेंट वेज में ये हमें हेल्प आउट कर रहा होता है। सो अगर हम सिर्फ फीवर को ब्रेक करेंगे लेकिन बैक्टीरिया या वायरसेस का कुछ नहीं करेंगे, सो अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू डैमेज आवर बॉडी एंड द बैक्टीरिया और वायरसेस दे वुड फील रादर हैप्पी इन दिस स्टेट। सो हम क्या करते हैं, इसीलिए इन्फेक्शंस में हम फीवर ब्रेकिंग ड्रग के साथ साथ पेशेंट्स को एंटीबायोटिक्स भी देते हैं ताकि जो इन्फेक्शन है वो रिजॉल्व हो।
Alright, so this was about the thermostat function and feedback control in the humans. अब इसी को एक डिफरेंट वे से भी इलेबोरेट किया गया है. यू सीन हियर कि हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो 36.1 डिग्री सेंटीग्रेड से 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज में है, या ग्रॉसली आप कह सकते हैं कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड है. तो अब इसमें देखें कि अगर कभी भी इसका इम्बैलेंस होता है, यानी कि अगर टेम्परेचर कभी ज्यादा होगा तो थर्मोस्टेट यानी कि हाइपोथैलेमस वो कूलिंग मैकेनिज्म्स को स्टार्ट करेगा, यानी कि स्किन की जो वेसल्स हैं उनको डायलेट करेगा और इस तरह से कैपिलरीज को वार्म ब्लड के साथ फिल करेगा वहां पे, और हीट जो है वो रेडिएट होगी. सो स्किन के अंदर उसने वेजोडाइलेशन कॉज करनी है, वेजोडाइलेशन इन द स्किन हाइपोथैलेमस ने, इससे हीट लूज होगी. इसके अलावा स्वेट ग्लैंड्स को भी वो एक्टिवेट करेगा जिसके जरिए इवेपोरेटिव कूलिंग होगी, और इन दोनों कामों के जरिए बॉडी टेम्परेचर वो टेंड टू कम बैक टू नॉर्मल. सो दिस इज द सॉल्यूशन. इसी तरीके से अगर समहाउ कभी बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा तो बॉडी टेम्परेचर जब कम होगा, डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर, अगेन इसको हमारा हाइपोथैलेमस सेंस करेगा और हाइपोथैलेमस फिर वार्मिंग मैकेनिज्म्स को ऑन करेगा, यानी कि ये अब जो कुटेनियस ब्लड वेसल्स हैं उनको कंस्ट्रिक्ट करेगा और बॉडी के इनर कोर में जो ब्लड वेसल्स हैं उनको डायलेट करेगा ताकि हीट को प्रिजर्व किया जा सके. इसके साथ साथ ये स्केलेटल मसल्स को भी एक्टिवेट करेगा और शिवरिंग जनरेट करेगा जिससे हीट प्रोड्यूस होगी. सो हीट एक तरफ से प्रिजर्व हो रही है, सेकंड एक वे से हीट प्रोड्यूस हो रही है. तो इन दोनों वेज से अल्टीमेटली हमारी बॉडी वार्म अप हो रही होगी एंड बॉडी टेम्परेचर वुड टेंड टू कम बैक टू नॉर्मल अगेन. सो हमने देखा कि किस तरह से जो हाइपोथैलेमस है वो हमारे टेम्परेचर को एक नैरो रेंज के अंदर, यानी कि 36.1 डिग्री सेंटीग्रेड टू 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर अंदर मेंटेन कर रहा है, इफ इट इज इंटैक्ट ऑफ कोर्स. तो दिस इज थर्मोरेगुलेशन, जो कि एक मॉड है किसका, होम्योस्टेसिस का. सो यही हमने स्टडी किया था कि होम्योस्टेसिस बेसिकली क्या है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अगर चेंजेस हों भी, इंटरनल एनवायरनमेंट में हम चीजों को या फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स को, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर को एक नैरो रेंज में रखने की कोशिश करते हैं. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टेम्परेचर क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल्स. So on the basis of regulation of temperature हम animals को classify करते हैं into the homeotherms and the poikilotherms. Homeotherms और poikilotherms में हम इनको classify करते हैं animals that have a constant body temperature. Animals जिनका constant body temperature होता है उनको हम कहते हैं ये homeotherms हैं. For example जैसे birds हैं या mammals हैं, इनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, जबकि पोइक्लोथर्म्स ये वो एनिमल्स हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर एडजस्ट करता है डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट. या सादा लफ्ज़ों में हम ये कह रहे हैं कि इनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, तो होता वो एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के साथ चेंज होता है. फॉर एग्जांपल जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं दे आर पोइक्लोथर्म्स. इस तरह से फिशेज एंड एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स ये सारे के सारे पोइक्लोथर्म्स हैं. होम्योथर्म्स को हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स भी कहते हैं. होम्योथर्म्स आर आल्सो नोन एज द वार्म ब्लडेड एनिमल्स. एंड सिमिलरली जो पोइक्लोथर्म्स हैं इनको हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी कहते हैं. सो ये तो क्लासिफिकेशन थी एनिमल्स की ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, कि खुद से अपना टेम्परेचर रेगुलेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे. और इसके अलावा एक और भी क्लासिफाइंग वे है एनिमल्स का ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ द हीट प्रोडक्शन. सो इसमें सबसे पहली जो टाइप हमारे पास आती है दैट इज द एंडोथर्म्स. अब एंडोथर्म्स जो है, एंडोथर्म्स वो एनिमल्स होते हैं व्हिच कैन इंक्रीज मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन टू कीप देयर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट. सो अगर जरूरत पड़े, मे बी अगर ये एनिमल्स जो या ये जो एंडोथर्म एनिमल्स होते हैं अगर इनको कोल्ड एनवायरनमेंट के साथ एक्सपोज करेंगे, ये अपनी मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन को बूस्ट करा के अपने बॉडी टेम्परेचर को ये रेगुलेट कर सकते हैं. सो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट. Assalamu alaikum. My name is Malaika Talimar and alhamdulillah I got 196 out of 200 marks and secured third position in MDCAT 2024. मैं इस टाइम बात करना चाहती हूँ सेकेंड ईयर के स्टूडेंट से जिन्होंने अभी नेक्स्ट ईयर MDCAT देना है. मेरी आप लोग को यही एडवाइस है कि आप लोग MDCAT की तैयारी अभी से शुरू कर दें. आप लोग FSC में ही अगर MDCAT की तैयारी शुरू कर देंगे तो आप लोगों के लिए आगे बहुत बेनिफिशियल है. इसके लिए आप लोग यूँ कर सकते हैं कि आप एक ऑनलाइन एकेडमी ज्वाइन करें. इसका फ़ायदा ये होगा कि आप लोग जिस वीक में आपने जो टॉपिक पढ़ा है आप इन पे सैटरडे संडे को उस टॉपिक का लेक्चर लें, उसके MCQs प्रैक्टिस करें. इसके लिए आपको इतना ज़्यादा टाइम आपका FSC का भी ज़ाया नहीं होगा और आपकी MDCAT की तैयारी भी होती रहेगी. और इस तरह से आपको बहुत फ़ायदा होगा MDCAT की तैयारी में, क्योंकि आपका बहुत सारा काम पहले ही हो चुका होगा. तो मेरी ये एडवाइस है कि आप लोग FSC में ही MDCAT की तैयारी शुरू कर लें. ये गलती मैंने की थी कि मैंने FSC में ही MDCAT की तैयारी शुरू नहीं की थी, और यही वजह थी मेरी कि मैं एक MDCAT रिपीटर थी और फर्स्ट टाइम में MDCAT क्लियर नहीं कर सकी थी. सो आप लोग इस गलती से बचें.
इंशाल्लाह आप लोग भी एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में ज़रूर एडमिशन लेंगे। माय नेम इज़ साद शबीर। मैंने MD कैट 2024 में 197 मार्क्स हासिल किए हैं अलहमदिल्ला। और मेरी MD कैट जर्नी ये है कि लास्ट ईयर मैंने MD कैट 2023 में 165 मार्क्स हासिल किए थे, जो कि नॉट इनफ थे। तो इस साल मैंने MD कैट रिपीट किया। लास्ट ईयर जब मैंने फ़िज़िकल एकेडमी ज्वाइन की थी तो उसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आई थिंक फेल्ट, और उनमें सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम मेरे ख्याल में हॉस्टल लाइफ का, क्योंकि हॉस्टल लाइफ का बिल्कुल भी मुझे एक्सपीरियंस था ही नहीं। और उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये थे कि जिस तरह से खाना वगैरह का प्रॉब्लम होता है, पहले 2-3 वीक्स तो ऐसे ही लग जाते हैं, मतलब रूटीन सेट करने में जिस तरह से होता है। और इसके अलावा फिर प्रैक्टिकल्स भी होते हैं सेकेंडरी के बाद, सेकेंडरी के प्रैक्टिस, और उनमें कब सारे भी होते हैं, तो काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ। तो लास्ट ईयर देर नहीं हो सका था। इस साल मैंने बड़ी मॉडिफिकेशन करके प्रिपरेशन की, और मैंने जनवरी 2024 में टॉपलेट ज्वाइन किया, जिसने मेरी बहुत हेल्प की 2024 के MD कैट को क्लियर करने की। सबसे ज़्यादा मैं उनको ही थैंक यू करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की। और इसके अलावा ये कि प्रैक्टिस MCQs के लिए मैंने उनको यूज़ किया। सिर्फ फिज़िकल इवेंट में मैंने 1 मंथ के लिए ज्वाइन की, जो कि सिर्फ और सिर्फ टेस्ट के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा डिफरेंट वे में टेस्ट लेना चाहता था। फिर 2024 का एग्ज़ाम किया तो माइंड में यह था कि टेस्ट जैसे होता है कि डिफ़िकल्ट टेस्ट, और पिछले साल का प्रेशर भी था थोड़ा, तो ये फीलिंग आ रही थी कि इस साल थोड़ा टफ लग रहा था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि टॉप ग्रेड की वजह से और मेरी अपनी मेहनत की वजह से मेरा पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा गया, मतलब उम्मीद से ज़्यादा अच्छा गया, जिसकी वजह से मैंने 197 मार्क्स हासिल किए और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में 3rd पोजीशन हासिल की। चूंकि ये अपनी हीट प्रोडक्शन को खुद से रेगुलेट कर रहे हैं, सो इनका जो टेम्परेचर है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर एनवायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, ये जो बर्ड्स हैं, मैमल्स, कुछ फिशेज और इवन फ्लाइंग इंसेक्ट्स, दे आर एक्चुअली द एंडोथर्म्स। सो इस ग्राफ में भी आप देख सकते हैं, इसमें एक्स एक्सिस पे हमारे पास टेम्परेचर है, आउटसाइड टेम्परेचर जैसे 10, 20, 30 या 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, राइट। इसी तरह से जो एनिमल का टेम्परेचर है, यू सीन हियर 10, 20, 30 एंड 40 डिग्री सेंटीग्रेड। हम देख रहे हैं कि मे बी जो एंडोथर्म एनिमल्स होंगे, फॉर एग्जांपल अगर मे बी हमारे पास मैमल्स हैं या बर्ड्स हैं, तो इनके अंदर क्या होगा, आउटसाइड टेम्परेचर देखें 10 से लेके अल्टीमेटली ये 40 तक चला गया, लेकिन जो एनिमल का टेम्परेचर है दिस इज क्लोज टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। सो ऐसे जो एनिमल्स होते हैं इनको हम कहते हैं दीज आर एंडोथर्म्स। सो सादा लफ्जों में ये अपनी हीट प्रोडक्शन को रेगुलेट करके अपने टेम्परेचर को एक कांस्टेंट लेवल पे रखने की कोशिश करते हैं। एनवायरमेंट के टेम्परेचर के साथ इनका टेम्परेचर चेंज नहीं होता। उसके बाद फिर सेकंड कैटेगरी है हमारे पास एक्टोथर्म्स की। एक्टोथर्म्स बेसिकली दे कैन नॉट इंक्रीज द हीट प्रोडक्शन टू मेंटेन अ स्पेसिफिक इंटरनल टेम्परेचर। तो ये अपनी हीट प्रोडक्शन को मेंटेन नहीं कर पाते एक इंटरनल टेम्परेचर एक फिक्स पॉइंट पर रेगुलेट करने के हवाले से। इससे क्या होगा, देयर बॉडी टेम्परेचर इट वेरीज विद द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट। सो जैसे जैसे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर वेरी करेगा, वैसे वैसे इन एनिमल्स का भी टेम्परेचर वेरी करेगा। इसमें बहुत सारे जो एम्फीबियंस हैं और रेप्टाइल्स हैं वो एक्टोथर्म्स होते हैं, इसीलिए वो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए डिफरेंट वेज वो अडॉप्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने पढ़ा होगा हाइबरनेशन एंड द एस्टिवेशन। हाइबरनेशन एंड द एस्टिवेशन। हाइबरनेशन क्या है? हाइबरनेशन इज बेसिकली द विंटर स्लीप एंड एस्टिवेशन क्या है? दिस इज द समर स्लीप। सो एक्सट्रीमली लो और एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर्स को अवॉइड करने के लिए जो डिफरेंट एम्फीबियंस या रेप्टाइल्स हैं दे गो डीप इन द अर्थ, वहां पे लो मेटाबॉलिक स्टेट में पड़े रहते हैं जब तक इनको दोबारा ऑप्टिमम टेम्परेचर एनवायरनमेंट का नहीं मिलता। सो ये हाइबरनेशन और एस्टिवेशन है। इसकी ये हाइबरनेट या एस्टिवेट इसीलिए होते हैं क्योंकि इनका जो बॉडी टेम्परेचर है उसको अदरवाइज मेंटेन नहीं किया जा सकता। ये अपनी हीट प्रोडक्शन के ऊपर बहुत जबरदस्त होल्ड नहीं रखते, ये अपनी हीट प्रोडक्शन को अकॉर्डिंग टू द नीड आल्टर नहीं कर सकते। हाँ, किसी हद तक ये अपनी मेटाबॉलिक हीट ऑफ कोर्स प्रोड्यूस करते हैं, लिमिटेड सी मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि जो लिमिटेड सी मेटाबॉलिक हीट है वो 100% लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं, लेकिन वो हीट इतनी सफिशिएंट नहीं है कि इनके बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सके।
सो यू सीन हेयर, यहाँ पे इस ग्राफ की मदद से हम देखते हैं, अगर एक्स एक्सिस पे हमारा आउटसाइड टेम्परेचर है लाइक 10, 20, 30 एंड 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और फिर वाई एक्सिस के ऊपर एनिमल का इंटरनल टेम्परेचर है लाइक 10, 20, 30 एंड 40 डिग्री सेंटीग्रेड। सो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे एनवायरमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे जो ये एनिमल्स हैं लाइक जो एक्टोथर्मिक एनिमल्स हैं, इनका भी बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर एनवायरमेंट का बॉडी टेम्परेचर 40 है तो इनका भी टेम्परेचर जो दैट इज क्लोज टू 40. So these animals, these are ectotherm animals. And last of all, we have got the heterotherm animals. They are capable of varying degrees of heat production. ये heat production के capable तो होते हैं, इनके पास heat production की सलाहियत होती है, but generally they do not regulate. So they are capable, but they do not regulate their body temperature within a narrow range. इनके पास heat production को alter करने की सलाहियत होते हुए भी ये अपने टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल बैट्स हैं या जैसे हमिंग बर्ड है, सो ऐसे जो एनिमल्स हैं इनको हम कहते हैं दीज आर हेट्रोथर्म्स। एग्जाम का क्वेश्चन फॉर्मेट क्या होगा? मोस्ट कॉमन एग्जाम आपको स्टेटमेंट दे के पूछेगा कि ये बताएं कि डेफिनेशन जो है ये किन एनिमल्स की है, हेट्रोथर्म्स की है या ये एक्टोथर्म्स की है या ये एंडोथर्म्स की है, एंड सो ऑन। फॉर एग्जांपल एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसे एनिमल्स जो कि वेरिंग डिग्री ऑफ हीट प्रोडक्शन के केपेबल भी हैं और वो अपने बॉडी टेम्परेचर के एक नैरो रेंज में मेंटेन भी करते हैं, तो वो कौन से एनिमल्स कहलाएंगे? बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी एक्टोथर्म एनिमल्स। इसी तरह से एक और क्वेश्चन फॉर्मेट भी है, एग्जाम आपको कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल दे के पूछेगा कि बताएं जी ये पर्टिकुलर मे बी हमिंग बर्ड है या बैट है या मे बी कोई एम्फीबियन है या स्नेक है, तो ये बेसिकली एक्टोथर्म है या एंडोथर्म है या हेट्रोथर्म है व्हाटसोएवर। सो इस तरह से आपने इस इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में रखना है। सो लेट्स जनरेट द समरी of all these three major kinds of the animals in terms of the temperature regulation. So you seen here हमारे पास जो animals हैं वो तीन तरह के थे, the endotherms, ectotherms and the heterotherms. हमने डिस्कस किया कि जो endotherms होते हैं they are capable of varying degree of heat production and they also maintain their body temperature. जो endotherms हैं वो varying degree of heat production के capable भी हैं और टेम्परेचर को मेंटेन करते भी हैं। एक्टोथर्म्स ना तो ये केपेबल है हीट प्रोडक्शन के, वेरिंग डिग्री ऑफ हीट प्रोडक्शन के, और ना ही अपना बॉडी टेम्परेचर ये मेंटेन करते हैं। जबकि हेट्रोथर्म्स दे आर केपेबल ऑफ वेरिंग डिग्री ऑफ हीट प्रोडक्शन बट दे डू नॉट मेंटेन देयर टेम्परेचर। सो यहां से आप इनके जो हाईएस्ट यील्ड पॉइंट्स हैं उनको याद रख सकते हैं इस समरी से। So that's all about the temperature classification of the animals. And now let's talk about the regulation of heat exchange between animals and the environment. अब animals और environment के दरमियान जो heat exchange हो रही है उसकी regulation कैसे होती है, हम इसको डिस्कस करते हैं। इसके हवाले से we have got the structural adaptations, जिसमें पीलेज आ जाता है हमारे पास। पीलेज क्या है? बेसिकली ये एक सबडर्मल फैटी लेयर है जो कि ऑफ कोर्स एक इंसुलेशन का काम करती है, और जो हीट एक्सचेंज है उसको मिनिमाइज इसने करना है विद एनवायरनमेंट, या एनवायरनमेंट के असर को इसने, एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर का इन्फ्लुएंस है उसको ऑर्गेनिज्म के टेम्परेचर के ऊपर कम से कम असरअंदाज होने देना है। इस तरह से स्वेट ग्लैंड्स भी स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन है कि ये स्ट्रक्चर्स हैं जो कि जरूरत पड़ने पे स्वेट प्रोड्यूस करके बॉडी को कूल डाउन करते हैं। इस तरह से लंग्स की मॉडिफिकेशन फॉर पेंटिंग, जैसे कि हमने डॉग्स में डिस्कस किया, ये भी एक तरह की स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन है सो एज टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। इसके अलावा स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन के अलावा वी हैव गॉट द फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस। अब एनिमल्स में कुछ फिजियोलॉजिकल या फंक्शनिंग के हवाले से भी एडेप्टेशंस होती हैं सो एज टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल सिलेक्टिव जो वेजोडिलेशन है या वेजोकंस्ट्रिक्शन है उसके जरिए से जो ऑर्गेनिजम्स हैं अपना टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं। मिसाल के तौर पे शदीद सर्दी के अंदर हम पेरिफेरल वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर लेते हैं और जो इनर कोर की वेसल्स हैं उनको डायलेट कर लेते हैं। इस तरह से हम अपनी मैक्सिमम हीट को प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं। सो ये एक फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है। इस तरह से प्लमेज फ्लफिंग जो कि कुछ मसल्स की एक्टिवेशन से कॉज की जाती है, प्लमेज फ्लफिंग से भी बॉडी के बाहर एक एयर की एक लेयर बनती है जिससे फर्दर जो कह लें कि इन्फ्लुएंस है एनवायरनमेंट का बॉडी टेम्परेचर के ऊपर वो नहीं आता। फॉर एग्जांपल आप इसमें देख सकते हैं ये पिजन है और इसने कुछ मसल्स की एक्टिवेशन से प्लमेज फ्लफिंग की हुई है, तो इसके फेदर्स के अंदर एयर जो वो स्टे की हुई है एंड दिस एयर ये थोड़ी देर तक ये वार्म हो जाएगी और अल्टीमेटली ये इसके लिए इंसुलेशन का काम करेगी। सो दिस इज प्लमेज फ्लफिंग, ये फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है। इस तरह से एक्टिवेशन ऑफ द स्वेट ग्लैंड्स, ऑफ कोर्स एक तो स्वेट ग्लैंड्स की प्रेजेंस है, सेकेंडली उनकी एक्टिवेशन है। ऑफ कोर्स इनकी जो एक्टिवेशन है स्वेट ग्लैंड्स की वो एक फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है। और थर्डली एनिमल्स में टेम्परेचर को रेगुलेट करने के हवाले से बिहेवियरल एडेप्टेशंस भी होती हैं, मूविंग टू मोर अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट। जैसे वन थिंग है कि जो एनिमल्स हैं ये अगर इन्हें गर्मी या सर्दी लगती है तो उसके अकॉर्डिंगली ये अपनी शेल्टर जो है वो सीख करते हैं ताकि एनवायरनमेंट के असर से बचे रहें।
and then adjusting the postures to alter surface area for the heat exchange. For example, अगर आप सर्दियों में एनिमल्स को देखेंगे तो बहुत ज्यादा वो अपनी बॉडी को कह लें कि क्लोज करके बैठे हुए होते हैं और मिनिमम अपनी बॉडी सरफेस को उन्होंने एक्सपोज किया होता है विद द एनवायरनमेंट, जबकि अगर आप देखेंगे ओवरऑल अगर आप देखेंगे गर्मियों में एनिमल्स को ऑब्जर्व करेंगे तो एनिमल्स लाइक वो इस तरह से बैठे होते हैं कि उनका जो मैक्सिमम बॉडी सरफेस है दैट इज एक्सपोज टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ताकि मैक्सिमम जो हीट है उनकी बॉडी के वो रेडिएट हो सके. सो ये बिहेवियरल एडेप्टेशंस हैं फॉर रेगुलेटिंग द बॉडी टेम्परेचर. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम करस मरियम, मुस्बा जावेद, मुदस्सिर अहमद, मेरा नाम शहजाद है. मेरे एमडी कैट में इस साल मार्क्स 182, 189, 187, 185 आउट ऑफ 200 मार्क्स हैं. मेरा एडमिशन अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर, खैबर मेडिकल कॉलेज, टावा मेडिकल कॉलेज कराची में एडमिशन हो गया. So that's all about the regulation of heat exchange between animals and the environment. अब लास्ट में हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है that is shivering and the non-shivering thermogenesis in mammals. अब शिवरिंग और नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस इन मैमल्स, इसमें क्या डिफरेंस है यू सीन हियर. शिवरिंग थर्मोजेनेसिस क्या है? हीट प्रोडक्शन बाय इंक्रीज्ड मसल कॉन्ट्रैक्शंस. सो मसल कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ा के जो हीट प्रोडक्शन की जा रही है ये शिवरिंग थर्मोजेनेसिस है. जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से सर्दियों में हमारे मसल्स जो है वो शिवर करना स्टार्ट करते हैं जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है एंड आवर टेम्परेचर टेंड्स टू स्टे नॉर्मल. एंड उसके बाद फिर नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस क्या होती है? हीट प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स. फॉर एग्जांपल, अब जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं हमारे, दे इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म, दे इंक्रीज द मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन. सो वो नॉन शिवरिंग वे में, शिवरिंग के बगैर भी मेटाबॉलिक हीट की प्रोडक्शन को इंक्रीज करके वो कह लें कि हमारे बॉडी टेम्परेचर को राइज कर सकते हैं, राइट. सो समहाउ दिस इज द नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस. सो हम कह सकते हैं कि मसल कॉन्ट्रैक्शन से जो हीट जनरेट हुई है वो शिवरिंग थर्मोजेनेसिस है, और जो मसल कॉन्ट्रैक्शन के बगैर हीट जनरेट हुई है फॉर एग्जांपल हार्मोन्स की मदद से हुई है तो वो नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस है. इसकी गुड एग्जांपल जो है वो हीट जनरेशन विद द हेल्प ऑफ द थायराइड हार्मोन्स भी है. So this is about the non-shivering thermogenesis. So I hope that you exactly know the definitions of the shivering and the non-shivering thermogenesis. नाम से ही जाहिर है shivering thermogenesis में shivering के जरिए heat generate हो रही है, non-shivering thermogenesis में shivering के बगैर heat generate हो रही है. So that's all about this particular subsection. I hope that you have enjoyed the process of learning about the thermoregulation with me. Thank you very much for the patient listening. May Allah bless you. You can also download TopGrade app from Google Play Store or App Store. Visit www.topgrade.pk. For more information, contact the given numbers.